स्टूडेंट्स, हम डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की प्रतिकृतिकरण की विधि पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको उससे संबंधित सारे एंजाइम्स के बारे में और कौन से मेथड से मतलब अर्धशनक्षी विधि के बारे में और किसने उसको प्रूव किया, मेसेशन स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट है उस बारे में, ये सब मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया था। आज जो है हम वो डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेन प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, उसकी क्रियाविधि जो है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को हमने 3 स्टेजेस में बांटा हुआ है, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इनिशिएशन, सबसे पहले उसका शुरुआत, उसका शुरू होना, इनिशिएट होना। उसके बाद इलोंगेशन, मतलब डीएनए बना तो उसकी चेन का इलोंगेट होना, बढ़ना, उसका बराबर उसमें नए न्यूक्लियोटाइड्स का लगते चले जाना, और फाइनली टर्मिनेशन, उसको रोक देना। उसका जब कंप्लीट बन जाए डीएनए तो उसका प्रोसेस का रुक जाना। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये 3 जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन की मेन स्टेजेस है। इसकी जो मेन प्रक्रियाएं हैं वो 3 है: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब हम बीच बीच में, हालांकि हम इस बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ मैंने इस डायग्राम में, आप इसको अपनी जो है नोटबुक या नोट्स जो आप बना रहे हैं उसमें आप कॉपी कर लीजिए। इस डायग्राम में मैंने आपको जो डीएनए रेप्लिकेशन की डिफरेंट स्टेजेस है उनको, या डिफरेंट स्टेप्स जो है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि बीच बीच में जब हम एग्जाम्स पढ़ रहे थे तब भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको किस तरह से अनवाइंड होता है डबल हेलिक्स, हेलिकेज एंजाइम का क्या काम है, टोपोइसोमरेज क्या करता है, फिर एक तरफ लीडिंग स्ट्रैंड है जिसमें कि कंप्लीट कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है, दूसरी तरफ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में सिंथेसिस हो रहा है जिसको हम लेगिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। फिर उसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो गैप फिलिंग कर रहा है, बाद में लाइगेज उनको जोड़ देगा। ये सारा जो है मैंने इस डायग्राम में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की, यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो आप इस डायग्राम को, जब आप डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करें तो उस समय आप इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जो है इसका एक एक स्टेप फिर से एक बार प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप्स को देख लेते हैं कि लगभग हम मेथड जो है उसका डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 स्टेजेस जो है रेप्लिकेशन की, उसमें सबसे पहले इनिशिएशन, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। एक तरह से जो भी ओरिजिन पॉइंट होता है वहाँ पे इनिशिएशन होता है रेप्लिकेशन का। वहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो जाता है और एक छोटे से प्राइमर का सिंथेसिस वहाँ पे किया जाता है। एक छोटा सा प्राइमर, वहाँ पे आरएनए प्राइमर बनाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो डीएनए का पॉलीमरेज है ये डिनोवा सिंथेसिस नहीं कर सकता, मतलब स्वतः ही अपने सिंथेसिस को ट्रांसलेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता। जब इसको फ्री ओएच एंड चाहिए आगे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए, जबकि जो आरएनए है वो अपना डिनोवा सिंथेसिस कर सकता है, स्टार्टिंग से ही वो अपना सिंथेसिस जो है वो कर सकता है। तो छोटे छोटे प्राइमर जो है वो यहाँ पे आरएनए के सिंथेसाइज किए जाते हैं और फिर जब वो थोड़ा सा लंबा जो प्राइमर बन जाता है छोटा सा, उसके ऊपर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने का काम किया जाता है। तो ये कहलाता है इनिशिएशन ऑफ जो डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में देखिए, आप छोटा सा एक जो आपका जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड है उस पर आरएनए प्राइमर दिख रहा है, उसके बाद डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाएंगे, बाद में इस प्राइमर को हटा दिया जाएगा एडिटिंग एक्टिविटी में। इस आरएनए, क्योंकि ये तो आरएनए का पोर्शन है, तो इसको प्राइमर को हटा दिया जाएगा और यहाँ गैप फिलिंग कर दी जाएगी, क्योंकि इसको हटाया जाएगा तो छोटा सा गैप बन जाएगा। तो गैप फिलिंग जो है वो डीएनए का पॉलीमरेज 1 कर लेता है, एडिटिंग का फंक्शन डीएनए का पॉलीमरेज 1 कर लेता है। कुछ वो डिफरेंट है तो वो उसको हटा देता है और उसके स्थान पर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के यहाँ पे जो है वो छोटा सा जो है गैप वो जो है वो फिल करने का काम वो यहाँ पे बना न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने का काम वो यहाँ पे कर लेता है। और जहाँ आपका डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है, वहाँ पे आप देखिए हर बार जितनी बार फ्रेगमेंट सिंथेसाइज हो रहे हैं वहाँ छोटा सा एक आरएनए प्राइमर जोड़ने का काम किया जा रहा है। एक छोटा सा आरएनए प्राइमर हर स्ट्रैंड पे है। यहाँ देखिए आप, ये छोटा सा आरएनए प्राइमर है, देन अगेन यहाँ है, देन अगेन यहाँ है। तो इस प्रकार से जब भी डीएनए के फ्रेगमेंट का सिंथेसिस होगा तो छोटे से आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस पहले होगा। तो दैट इज इनिशिएशन की जो एक साइट है वहाँ पे इसको खुलना है और इनिशिएशन होना है, इसको स्टार्ट होना है डीएनए के सिंथेसिस को, एक छोटे से प्राइमर का सिंथेसिस वहाँ पे होना है। फिर इलोंगेशन, इसमें नए न्यूक्लियोटाइड्स को जुड़ते चले जाना है। इसमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, मतलब सामने सी है तो यहाँ जी जुड़ जाएगा, सामने टी है तो यहाँ ए जुड़ जाएगा, और ए है तो टी और जी है तो सी। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जो है टेम्पलेट पर, इस स्ट्रैंड पर एक एक करके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाएंगे। उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनते चले जाएंगे और मिसमैच बेसिस हैं अगर तो उनको करेक्ट किया जाएगा, और इस प्रकार से डीएनए स्ट्रैंड एक्सटेंड करता चला जाएगा, लंबा होता चला जाएगा।
फिर कुछ टर्मिनेटर साइट आएगी, एक स्पेसिफिक साइट आएगी, वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन को रोक दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से रेप्लिकेशन की 3 स्टेजेस जो है वो चलती है। इनिशिएशन की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं या ORI साइट कहते हैं। उसको हम कहते हैं ओरिजिन साइट या ORI साइट। और जो ओरिजिन है वो नॉर्मली 80 रिच सीक्वेंस होगी, मतलब वहाँ एडेनिन और थायमिन ज़्यादा होंगे। वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 80 को तोड़ने के लिए 80 के बीच में हम जानते हैं डबल बॉन्ड होता है A और D के बीच में, और G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हमें डीएनए को खोलना है, मतलब उनके बीच की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को, दोनों हेलिक्स के बीच की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को हमें तोड़ना है, उनके हाइड्रोजन बंधों को हमें तोड़ना है। तो जो 2 हाइड्रोजन बंध को तोड़ने में क्योंकि कंपैरेटिवली एनर्जी कम लगती है ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में, तो इसलिए जो 80 रिच सीक्वेंस होगी, जहाँ पे 80 ज़्यादा होगा, वहाँ से जो है वो वही साइड जो है वो ORI साइड की तरह, ओरिजिन साइड की तरह एक्ट करेगी। वहाँ पे से जो है ये लगभग 248 बेस पेयर लंबी सीक्वेंस होती है, जो इसमें कि 80 कंपैरेटिवली ज़्यादा पाया जाता है। तो वहाँ से डीएनए का सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये एक टेंडमेरी होती है लगभग 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस की, और बाइंडिंग साइट और डीएनए ए जो है डीएनए का जो पॉलीमरेज है उसका जो है 9 बेस पेयर लंबी सीक्वेंस पे वो अपनी बाइंडिंग शो करता है। वो वहाँ पे जो है 9 बेस पेयर लंबा न्यूक्लियोटाइड पे वो जुड़ता है, इसका जो पॉलीमरेज है जो कि पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी करता है डीएनए की। So this is the stage where DNA replication is initiated when the template is turned at a specific coding region site known as origin. Origin site पे DNA synthesis शुरू होता है। ओरिजिन साइट जो है टारगेट की जाती है इनिशिएटर प्रोटीन के द्वारा, और वो जो है एडिशनल प्रोटीन्स भी हैं कुछ यहाँ पे जो हम पहले बात कर चुके हैं, वो इसकी हेल्प करते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने में या रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स को बनाने में। अराउंड द ओरिजिन जो डीएनए ओरिजिन साइट है उसके चारों तरफ एक रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, और एक डीएनए रेप्लिकेशन जहाँ इनिशिएट होता है वो कई सारी हो सकती है, मतलब ओरिजिन साइट दे आर नोन एज रेप्लिकेशन फोक, इनको हम रेप्लिकेशन फोक भी कहते हैं। और जो रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसमें डीएनए हेलिकेज एंजाइम आता है, जो कि डबल हेलिक्स को अनवाइंड करने का काम करता है, दोनों स्ट्रैंड को एक्सपोज कर देता है, खुल जाते हैं, दोनों अलग अलग नजर आने लगते हैं, और फिर ये रेप्लिकेशन के लिए टेम्पलेट की तरह एक्ट करने लगते हैं। हेलिकेज एंजाइम इज बाय हाइड्रोलाइजिंग द एटीपी अपनी मैकेनिज्म को पूरी करता है और बोन्स को तोड़ता है, उसमें जो बीच में जो न्यूक्लियोबेसिस के बॉन्ड है उनको तोड़ता है, एंड फिर 2 स्ट्रैंड्स को होल्ड करने का काम दूसरा प्रोटीन एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स मैंने आपको बताए थे, वो यहाँ के जुड़ जाते हैं, तो दोनों स्ट्रैंड थोड़े से समय के लिए अलग अलग रहते हैं। इनिशिएशन के दौरान डीएनए प्राइमेज एंजाइम एक छोटा आरएनए प्राइमर सिंथेसिस करता है दैट किक स्टार्ट द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। फिर उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी, पहले एक आरएनए प्राइमेज का सिंथेसिस किया जाता है आरएनए प्राइमर का आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, और फिर डीएनए जो है वो उस पर अपनी एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी दिखाता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज फंक्शन जो है वो नया डीएनए न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को बनाए चले जाना, ये उसका मेन कार्य है। तो दैट इज इनिशिएशन। इस ओरिजिन साइट को डीएनए ए जो है डीएनए का जो पॉलीमरेज है वो आइडेंटिफाई करता है, डीएनए बी इसको हेलिकेज कह रहे हैं, और डीएनए सी इसको डीएनए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यहाँ पे ये सब जुड़ जाते हैं, लोकल एटी रिच रीजन को ये यहाँ पे खोलते हैं और टेम्पलेट पे डाउन स्ट्रीम मूव करते हैं, और आगे जो है उसको सेपरेट करते चले जाते हैं, पीछे से रिबाइंडिंग वापस होती चली जाती है। डीएनए ए जो है रिप्लेस होता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है, एसएसपी प्रोटीन्स इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को स्टेबलाइज करते हैं, यहाँ जुड़ जाते हैं, ये मैं बात आपको बताई चुकी हूँ। फिर जो प्राइमेज बनता है और ये प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स बनाता है, प्राइमेज इसको ज्वाइन करता है, प्राइमेज एक सिंथेसिस ऑफ प्राइमर करता है ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और फिर उसके बाद 5 to 3 डायरेक्शन में जो है एटीपी के एक्सपेंस के साथ नए नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ने का काम होता रहता है। द शॉर्ट आरएनए फ्रेगमेंट प्रोवाइड फ्री 3OH ग्रुप फॉर डीएनए इलोंगेशन के लिए इस छोटा सा जो आरएनए प्राइमर है उस पर फ्री 3OH ग्रुप हमें मिल जाता है, जिसपे कि आगे से आगे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाते हैं। ये आप जो मैंने वो वाला जो डायग्राम बताया था लगभग वैसा सही डायग्राम है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इनिशिएशन का प्रोसेस। फिर इलोंगेशन होता है जो कंटिन्यूअस कनेक्टेड टू द प्राइमर डीएनटीपीज जो है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो है, और नेसेंट डीएनए जो नवजात डीएनए बना है उस पर डीएनए पोल थर्ड एक करके डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का काम करता है। कोर एंजाइम जो है इसका अल्फा एप्सिलॉन और डेल्टा ये कैटेलाइज करता है सिंथेसिस ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बोथ रेस्पेक्टिवली, मतलब जो
अल्फ़ा और डेल्टा जो ये जो है इसकी अल्फ़ा और एप्सिलॉन वो तो लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस करती है और जो डेल्टा है वो लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस करने का काम करता है। फिर चेन एलोंगेशन जो है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते चले जाते हैं और चेन जो है वो एलोंगेट होती चली जाती है, एक एक न्यूक्लियोटाइड आगे आगे जुड़ता चला जाता है। सो ये सब बात जस्ट द रिपीटेशन मैंने फिर से एक प्रॉपर नोट्स फॉर्म देने के लिए फिर से लिखा है। फेज़ है जिसमें कि डीएनए पॉलीमरेज नए डीएनए स्ट्रैंड को एक के बाद एक अटैच टेम्पलेट स्टेन पर करके छोटे प्राइमर पे आरएनए के प्राइमर पे करके आगे से आगे बढ़ाता चला जाता है। और इसमें ये एक्टिविटी है कि FreeOH ऑन पर जो है वो एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। एक जो है डीएनए प्राइमेज सिंथेसिस एक छोटा होता है बिगनिंग में, ये सब बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और फाइनली जो है आरएनए प्राइमेज को रिमूव कर दिया जाता है, आरएनए प्राइमर को, और यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड लगाए दिए जाते हैं जिनको डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा वापस से फिर से जोड़ दिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक स्ट्रैंड पर सिंथेसिस कंटिन्यूस होता है जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और दूसरा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है जिसमें कि कंटिन्यूस सिंथेसिस नहीं होता है बल्कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में सिंथेसिस होता है, क्योंकि ये जो है जितना एरिया ये कवर करेगा वहीं तक ही ये दूसरे डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करेगा। ये एक ही डायरेक्शन में 5 to 3 डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकता है, इसलिए लीडिंग स्ट्रैंड तो कंटिन्यूस चल सकता है लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड नहीं चल सकता क्योंकि वो उल्टे डायरेक्शन में जो है चल रही है। आगे जो चेन है वो 3 to 5 चल रही है 5 to 3 की जगह। तो क्या होता है कि जितना ये एरिया कवर करता है उतने छोटे छोटे सेगमेंट्स बना लिए जाते हैं 5 to 3 डायरेक्शंस के। उनके लिए सबके लिए अलग अलग प्राइमर की आवश्यकता होती है, बाद में प्राइमर को हटा दिया जाता है और एडिटिंग की जाती है। सेम वही जो लीडिंग स्ट्रैंड के साथ किया जाता है वो हर एक इस छोटे छोटे स्ट्रैंड के साथ किया जाता है, इन फ्रेगमेंट्स के साथ किया जाता है। तो जितना ये एरिया कवर कर पाएगा दूसरी साइड में उतने ही लंबे जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ पे सिंथेसिस कर पाएगा, लंबे नहीं कर पाएगा क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम नहीं करता है। और इस चीज़ के बारे में ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने बताया था, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि एक तो कंटिन्यूस स्ट्रैंड है और दूसरा डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है, उस पर लगातार जो है डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है। तो उनके ऑनर में हम इन ओकाजाकी सेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या ओकाजाकी सेगमेंट्स हमने जो सेगमेंट्स बन रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड पर, इनको हमने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या ओकाजाकी सेगमेंट्स कहना शुरू किया। तो इस प्रकार से जो है ये चेन जो है वो एलोंगेट होती रहती है। तो ये फ्रेगमेंट सिंथेसाइज किए जाते हैं एंड दे आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम आरएनएज और द गैप्स आर फिल्ड बाय डीएनए पॉल 1 अगेन, और जो निक रह जाती है उसको सील किया जाता है लाइगेज के द्वारा। लाइगेज इनको आपस में जोड़ने का काम करता है, लाइगेशन का काम करता है। तो छोटी छोटी जो जगह रह गई है वो उसको ख़त्म कर देता है। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, सिंथेसाइज्ड सीक्वेंसली ऑन द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड हैविंग द 5 एंड एंड दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। मैंने अभी भी आपको बताया कि ये क्या होते हैं, ये लेगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं। जो डिसकंटिन्यूस जो सिंथेसिस होता है वो लेगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। हाँ, यहाँ देखिए आप ये वही सेम चीज़ अगेन रिपीट हो रही है। ऊपर की तरफ डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस है, नीचे की तरफ लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूस सिंथेसिस है। यहाँ ये आपके पास एक डीएनए था, वो ओपन हुई उसकी हेलिक्स और वो रेप्लिकेट होना शुरू हुआ यहाँ से। उसके बाद ये इस तरह से इस पर सिंथेसिस स्टार्ट हुआ। ये फर्स्ट आरएनए सिंथेसिस हुआ, हेलिक्स खुलती चली गई, आगे से आगे सिंथेसिस होता चला गया। येलो कलर से यहाँ आरएनए प्राइमर दिखाया गया है। फिर ये देखिए इस पे तो कंटिन्यूस सिंथेसिस है, इस वाले पे जो है डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस है। ये पहला आरएनए प्राइमर, फिर सेकंड आरएनए प्राइमर आगे खुलेगा तो और तीसरा आरएनए प्राइमर, इस प्रकार से ये सिंथेसिस आगे चलता रहता है। चेन जो है वो एलोंगेट होती रहती है। द सेम थिंग यहाँ पर भी इसी तरह की चीज़ें जो है वो दिखाई गई है। देन फाइनली टर्मिनेशन, चेन जो है वो टर्मिनेट की जाती है जब रेप्लिकेशन ऑफ इकोलाई बाइडायरेक्शनल स्थिति में चलता है। एक ओरिजिन से दोनों तरफ चलता है, रेप्लिकेशन फॉक दोनों तरफ आगे बढ़ता है, दोनों तरफ जो है डीएनए का सिंथेसिस होता है। एक जगह जहाँ पे एक पॉइंट पे आके जहाँ पे ये रुक जाता है, जहाँ ये दोनों पॉइंट्स आपस में, मतलब फोक दोनों साइड से खुल रहा है और राउंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, तो एक जगह जाके दोनों मिल जाएगी। तो वहाँ पे आके जो है टर्मिनेशन हो जाता है, सारे प्राइमर्स रिमूव कर दिए जाते हैं। ऑल द फ्रेगमेंट्स विल बी कनेक्टेड बाय डीएनए पॉल 1 एंड फाइनली बाय लाइगेज, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। कुछ ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं। उनके कुछ के नाम मैंने यहाँ आपको दिए हुए हैं, नोवाबायोसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, एड्रियामाइसिन,
एटॉप्साइड, डॉक्सोरुबिनेसिन, नैलेडिक्सिक एसिड, ये कुछ ऐसे इनहिबिटर्स है जो डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करने का काम करते हैं, संदमित करने का काम करते हैं। प्रतिगतीकरण की प्रक्रिया के संदमन में ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, उसको रोकने में ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। टर्मिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ किस प्रकार से कैसे होता है। कंप्लीशन पे पेरेंट और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वापस डबल हेलिकल शेप में आ जाती है, कॉइल्ड हो जाती है और दो नए डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जिसमें एक तो पुराना स्ट्रैंड होता है पेरेंट मॉलिक्यूल वाला और एक जो है वो नया स्ट्रैंड इसमें बनता है। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। आपको डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस मैंने और पूरे एंजाइम्स और इसकी पूरी एक्टिविटी जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।